हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को सुबह 7:30 बजे मिल जाती हैं अपने इस यूट्यूब चैनल एड्यूरोही पर। आज 4 जुलाई के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस प्रकार महत्वपूर्ण है, उन्हीं के बारे में हम बातें कवर करने वाले हैं। तो चलिए, आपको अगर ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर देना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बटन को भी आप प्रेस कर लेंगे। चलिए, महत्वपूर्ण बातें आज के दिन की कर लेते हैं। 2005 में आज ही के दिन डॉल्फिन की एक नई प्रजाति स्नबफिन की खोज हुई थी। स्नबफिन ये एक मछली की प्रजाति है। कौन सी मछली की? डॉल्फिन की। डॉल्फिन की नई प्रजाति की खोज 2005 में हुई। शायद आपने नाम भी सुना होगा। कहाँ पे हुई थी? तो नाम आता है ऑस्ट्रेलिया का। पहली बार ऑस्ट्रेलिया में इस प्रजाति की खोज हुई। क्लियर हुआ? और भी जैसे हम पॉइंट कवर करने वाले हैं तो धीरे धीरे बातें कवर करेंगे आज के दिन की। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज जिनका जन्मदिन है, जिन्होंने हमारे भारत के लिए एक अहम योगदान दिया है, भारत का नाम रोशन किया है किसी न किसी मायने में। तो चलिए, आपको इनके बारे में पता भी होगा। इनका नाम है चिराग शेट्टी। तो पहले आप ये बताइएगा इनके बारे में एक क्वेश्चन, फिर थोड़ा सा मैं विस्तार से आपको इनके बारे में समझाने का प्रयास करूंगा। चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित हैं? जल्दी से बताएं। अगर आपने इसमें लिखा होगा बैडमिंटन तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। और ये सिंगल यानी कि खेलते भी हैं और मिश्रित युगल भी हैं। और पुरुष मतलब क्या होते हैं, एक तो होते हैं ना जोड़ी खेला करती है, दो इस साइड में होते हैं और दो इस साइड से खेल रहे होते हैं। तो इस प्रकार भी ये खेलते हैं। और इनका नाम पूरा क्या है? चिराग चंद्रशेखर शेट्टी। इनका मूल स्थान कहाँ पर माना जाता है? मूलतः ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। 4 जुलाई 1997 को इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। और बेहतरीन खिलाड़ी हैं हमारे भारत के बैडमिंटन के। और जैसे बात करें कौन कौन से खेल इन्होंने खेले हैं, तो जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप भी इन्होंने जीती है, टोक्यो 2022 वाली, है ना? टोक्यो 2022, उसमें इन्होंने कौन सा पदक हासिल किया था? कांस्य पदक हासिल किया था। तो क्या इसमें ये अकेले खेले थे? नहीं। तो इसमें क्या क्या बोलेंगे? पुरुष में ये डबल थे, ठीक है ना? डबल्स। तो इस प्रकार एक इन्होंने थॉमस कप भी जीता बैंकॉक 2022 में। उसमें इनकी जो पुरुष टीम थी वो स्वर्ण पदक जीत कर आई थी। कॉमनवेल्थ भी गेम इन्होंने बहुत से खेले हैं, पुरुष डबल्स भी और मिश्रित टीमों में भी इन्होंने भाग लिया है, ठीक है ना? तो ये कुछ बातें जो हैं वो आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है। भारतीय भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग शेट्टी का आज जन्मदिन है, इनको बहुत बहुत बधाइयाँ। चलो जी, अब हम चल ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। मैं तो जानबूझ के आपको इस स्ट्रक्चर में पढ़ाता हूँ ताकि आपको फील आए कि हाँ, कभी हमारा भी नाम बोला जाएगा। तो चलो, अब हम बात कर लेते हैं इनके बारे में। इनका नाम क्या है? लक्ष्मी कांत यशवंत पारसेकर। इनका भी आज जन्मदिन है। और इनका जन्म 4 जुलाई 1956 को हुआ। और ऐसा इनके बारे में खास क्या है, तो ये हमारे भारतीय राज्य गोवा के मुख्यमंत्री रहे। गोवा के मुख्यमंत्री। और कौन से नंबर के? तो गोवा के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला। और 2014 8 नवंबर 2014 से लेकर
14 मार्च 2017 तक ये हमारे गोवा के मुख्यमंत्री रहे हैं। मूल रूप से बीजेपी पार्टी के हैं और आरएसएस के ये सदस्य रहे हैं। ठीक है ना? ऐसा माना जाता है मनोहर पार्रिकर के बारे में तो आपको पता ही होगा ना, जिनकी हम बहुत तारीफ किया करते थे, मनोहर पार्रिकर। ठीक है ना? बड़ा ही अच्छा अंदाज था उनका। वो भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे गोवा के, 4 बार मुख्यमंत्री रहे थे और भारत के रक्षा मंत्री भी रहे थे। तो उनसे भी क्या थे, इनके संबंध थे उनकी केंद्र की राजनीति में चले जाने से, यानी कि जब वो राजनीति में गए थे, रक्षा मंत्री बने थे, उसके बाद में इनको मुख्यमंत्री बनाया था उनके जाने के बाद। उससे पहले वही थे, 4 बार रहे थे वो। तो चलो गोवा के बारे में आप बता दीजिएगा कि गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? जल्दी से बताएं। गोवा के वर्तमान में कौन है मुख्यमंत्री? अगर आपने इसमें नाम लिखा होगा प्रमोद सावंत, तो आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। गोवा के मुख्यमंत्री हैं ये। मोहन चरण मांझी की बात करते हैं तो ये वर्तमान में कहाँ के हैं? तो ये ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी पार्टी के हैं। पहली बार कोई बीजेपी का वहां पर मुख्यमंत्री बना है। पहले वहां पर कौन सी पार्टी का प्रभुत्व था? बीजेडी, जिसे हम बीजू जनता दल कह देते हैं। बीजू जनता दल के अभी मुखिया कौन है? तो नाम किसका आता है? नवीन पटनायक का। और नवीन पटनायक पहले वहां पर मुख्यमंत्री रहे, 24 सालों तक इसी पार्टी का वहां पर प्रभुत्व रहा, 2020 से 2024 तक इसी बीजेडी पार्टी के वहां पर मुख्यमंत्री रहे। सिद्धारमैया की बात करते हैं तो ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में? तो कर्नाटक के हैं। पेमा खांडू की बात की जाती है तो पेमा खांडू हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं अरुणाचल प्रदेश के। ये भी कौन सी पार्टी के हैं? ये भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। पेमा खांडू कौन सी बार बने हैं? तो ये अब उनका थर्ड टर्म रहेगा एज ए सीएम ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो गोवा का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको नाम लिखना है प्रमोद सावंत का। क्लियर हुआ? तो चलिए अब हम चलते हैं, आज इनका भी क्या है, जन्मदिन है। इनका नाम देवेंद्र कुमार जोशी। देवेंद्र कुमार जोशी। ठीक है ना? ये हमारे पूर्व नौसेना अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो चलिए मैं आपसे पहले इनके बारे में एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी वर्तमान में कहाँ के राज्यपाल हैं? तो सॉरी, राज्यपाल नहीं लिखना है, उपराज्यपाल पूछा है। उपराज्यपाल का मतलब क्या होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। और लेफ्टिनेंट गवर्नर किसके बनाए जाते हैं? केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं ना, उनके बनाए जाते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। और जो आपके सिंपल राज्य होते हैं जहां पर केंद्र द्वारा शासन नहीं चलता, वहां पर राज्यपाल होते हैं और मुख्यमंत्री होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे मुख्यमंत्री भी हैं और उपराज्यपाल भी हैं। जैसे हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में मुख्यमंत्री भी तो हैं, अरविंद केजरीवाल, जो अभी जेल में हैं। ठीक है? तो देवेंद्र कुमार जोशी के बारे में कहा जाता है कि ये अभी वर्तमान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल की भूमिका निभा रहे हैं। आज इनका भी जन्मदिन है। इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, 4 जुलाई 1954 को। कौन से एरिया में? मूल रूप से ये कहाँ के हैं? उत्तराखंड में हैं। उत्तराखंड में जन्मे और वर्तमान में कहाँ पर भूमिका निभा रहे हैं उपराज्यपाल की? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कब से वहां पर हैं ये? तो ये वहां पर 8 अक्टूबर 2017 से कार्य कर रहे हैं। ठीक है? उससे पहले ये हमारे भारतीय नौसेना के, इनके जो पहनावे को देखकर आपको पता लग गया होगा कि ये किससे जुड़े हैं? नौसेना से, यानी कि नेवी से जुड़े हुए हैं। और नेवी के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कब से कब तक? 2012 में ये अध्यक्ष बने थे। अगर मैं तारीख भी आपको बताऊं तो आप इनके बारे में लिख सकते हैं, 31 अगस्त 2012 से लेकर 26 फरवरी 2014 तक ये भारतीय नौसेना के अध्यक्ष रहे थे। इनको कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। युद्ध सेवा पदक भी इनको दिया गया। चलो वैसे मैं लिखूंगा तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ना,
युद्ध सेवा पदक, परम विशिष्ट सेवा पदक भी इनको मिला, अति विशिष्ट सेवा पदक भी इनको मिला, विशिष्ट सेवा पदक भी इनको मिला हुआ है, नौसेना पदक भी इनको दिया गया। तो इस प्रकार से जो मैंने आपको बताए नाम, और एडमिरल हैं एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी, ठीक है ना। तो आज इनका जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई हो इनको भी। 2012 में ये जल सेना के एडमिरल बनाए गए थे, यानी कि मुख्य बनाए गए थे, अध्यक्ष बनाए गए थे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, आज इनका भी जन्मदिन है, इनके बारे में भी तो आप जानते होंगे, इनका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्या नाम है इनका? विमलेश कांति वर्मा। विमलेश कांति वर्मा के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे पहले क्वेश्चन के माध्यम से। ये इनकी खुद की रचना है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है विमलेश कांति वर्मा, और इनके सहयोगी हैं इस पुस्तक को लिखने में कौन? भावना सक्सेना। इन दोनों की पुस्तक है सूरीनाम का सृजनात्मक हिंदी साहित्य, यानी कि ये एक बेहतरीन लेखक हैं। और जैसे हम बात करते हैं, इनको एक पुरस्कार दिया गया था, राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार। तो ये जो राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार है, उसके बारे में थोड़ा सा आप एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे कि महापंडित राहुल सांकृत्य पुरस्कार पहली बार कब प्रदान किया था। वनडे एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इनको भी ये पुरस्कार दिया गया था। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा इसमें से ऑप्शन ठीक रहेगा। अगर आपने नाम लिखा होगा पहली बार कब प्रदान किया गया, तो बात है ये 1993 की, पहली बार किसी को दिया गया था ये पुरस्कार, ठीक है ना। तो जैसे हम बात करते हैं पहली बार किसको दिया गया था 1993 में, तो नाम आता है डॉक्टर, सॉरी, यहाँ पे दो पुरस्कार दिए गए थे ना उस समय, एक मिनट, डॉक्टर कमला सांकृत्यायन, डॉक्टर श्याम सिंह रशी। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। जब हम बात करें, जिनकी हम बात कर रहे हैं जो एक अच्छे लेखक हैं, इनको कब ये पुरस्कार दिया गया था, 2018 की बात करते हैं तो इनको ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है ना। तो चलिए, बहुत बढ़िया। विमलेश कांति वर्मा के बारे में आपको पता होना चाहिए। मूल रूप से ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो इनका जन्म 4 जुलाई 1943 को हुआ था। कहाँ पर? यूपी के इलाहाबाद में। इलाहाबाद जिसे हम वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जानते हैं, तो प्रयागराज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। बल्गेरियन भाषा, संस्कृत भाषा और हिंदी अंग्रेजी भाषा के ये अच्छे विद्वान व्यक्ति रहे हैं। कई इन्होंने रचनाएं लिखी, हिंदी और उसकी उपभाषाएं, ये इनकी पुस्तक का नाम है, हिंदी और उसकी उपभाषाएं। तो इनकी रचनाओं के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए। और भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य में लोक तत्व, ये भी इनकी एक बेहतरीन रचना है, और ये कुछ टाइम तक हिंदी अकादमी दिल्ली के उपाध्यक्ष की भूमिका भी रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए, आज इनका भी जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई हो आपको भी। अब हम चलते हैं आज के दिन जिनका जन्म हुआ था, जिनका निधन हुआ था, जो अब इस संसार में नहीं है, जिन्होंने हमारे भारत के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है भारत के विकास में, किसी भी तरीके से चाहे, है ना। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले बर्थ एनिवर्सरी, यानी कि जिनकी जयंती है। इनका नाम क्या है? इनका नाम भी आपने जरूर सुना है, इनका नाम है दक्षिणायनी, दक्षिणायनी वेलायुधान, वेलायुधान। इनके नाम से आपको पता चल गया होगा कि ये हमारे भारत के कौन से हिस्से से बिलोंग करती हैं। तो ये हमारे भारत के दक्षिणी जो भाग है वहां से बिलोंग करती थी, है ना। और इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, 4 जुलाई 1912 को। कहाँ पे? कोचीन में इनका जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 20 जुलाई
1978 को इनकी मृत्यु हुई भारत की आज़ादी के बाद। और जैसे आपको पता है किस लिए बड़ी प्रसिद्ध हैं, आपने नाम सुना होगा इनका, भारतीय संविधान सभा की ये एक महिला थी। भारतीय संविधान सभा में सदस्य रहीं। दक्षिणायनी वेलायुधन। कुल कितनी महिलाएं थी संविधान सभा में, आप बता सकते हैं क्या? 1946 में संविधान सभा के लिए चुनी गई पहली और एकमात्र दलित महिला मानी जाती हैं दक्षिणायनी वेलायुधन। कुल कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। 15 में से एक नाम आता है इनका, एकमात्र दलित महिला और पहली चुनी गई महिला संविधान सभा के लिए। तो बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। विजया लक्ष्मी पंडित, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। यूएनएसई, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, नहीं सिक्योरिटी काउंसिल नहीं, महासभा की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की ये अध्यक्ष रही थी, पहली महिला अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, ठीक है ना। यूएनजीए लिखना है आपको, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। सरोजिनी नायडू के बारे में तो आपको पता ही है, श्रीमती सरोजिनी नायडू इनको बोला जाता है। इनके पति का नाम था, उनके पति का सरनेम था नायडू, इसी वजह से इनको हम बोलते हैं श्रीमती सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1925 में कानपुर में हुआ था, जिसे हम कानपुर अधिवेशन के नाम से जानते हैं। उस कानपुर के अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी और इसी के साथ ये कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता करने के साथ साथ क्या इनको श्रेय मिला? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी है। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कौन थी? तो सरोजिनी नायडू का नाम आता है। लेकिन पहली महिला अध्यक्ष को अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे 1917 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था, उसमें अध्यक्षता की थी पहली महिला ने। उनका नाम क्या था? एनी बेसेंट उनका नाम था। और बाकी जैसे बात करते हैं सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर और दक्षिणायनी वेलायुधन, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहली दलित महिला, पहली और एकमात्र लिखेंगे, ठीक है ना, एकमात्र दलित महिला जो संविधान सभा में एक सदस्य थी। और संविधान सभा में सबसे पहले चुना गया था किसको? तो भी आप कहेंगे इन्हीं का नाम लिख देना, रेणुका रॉय, पूर्णिमा बनर्जी, एनी मस्करीन, कमला चौधरी, लीला नौग रॉय, मालती चौधरी, दुर्गा भाई देशमुख, हंसा मेहता बेगम, आजाद रसूल, अम्मू स्वामीनाथन। तो ये जो हैं ये किससे संबंधित हैं? ये संविधान सभा से संबंधित हैं। क्लियर हुआ? अब हम चलते हैं नेक्स्ट। आज इनका भी क्या है? जयंती का दिन है। आज के दिन इनका भी जन्म हुआ था। इनका नाम तो आपको पता ही है, गुलजारी लाल नंदा। मैंने ये नाम लिखते ही आपके लिए क्या कर दिया है? क्वेश्चन आसान कर दिया है। हालांकि मैं पूछ सकता था मुश्किल रूप से अगर मैं ये नाम आपके सामने न रखता तो भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको नाम क्या लिखना है? गुलजारी लाल नंदा का नाम लिखना है। गुलजारी लाल नंदा हमारे भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री माने जाते हैं। लेकिन भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो नाम किसका आता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है। पहले पीएम जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे, कब से कब तक रहे? 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे। जब इनकी मृत्यु हो गई 27 मई 1964 को, तो फिर दूसरे यानी कि इनकी जगह पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिए गए गुलजारी लाल नंदा। और इनका सबसे कम कार्यकाल रहा था उस समय, 13 दिन का कार्यकाल माना जाता है। कब से कब तक रहे? 27 मई 1964 से लेकर ये 9 जून 1964 तक रहे थे, केवल 13 दिन। फिर बाद में हमारे भारत के दूसरे पीएम बनाए गए, सेकंड पीएम, जिनका नाम हम लेते हैं लाल बहादुर शास्त्री।
लाल बहादुर शास्त्री, दूसरे प्रधानमंत्री। तो अगर वैसे नाम ऐड करना हो तो एज ए पीएम आप कर सकते हैं गुलजारीलाल नंदा का, लेकिन वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कहा जाता है कि गुलजारीलाल नंदा के बाद में ये फिर से क्या बना था, उनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री से हटा दिया गया और 9 जून को फिर हमारे लाल बहादुर शास्त्री बन गए थे पीएम। 11 जनवरी 1966 तक रहे थे। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। ताशकंद कहाँ पर है? कजाकिस्तान में, है ना? कजाकिस्तान में है या उज़्बेकिस्तान में है? बताइए कमेंट में। तो 11 जनवरी को इनकी मृत्यु हो गई उस समझौते के कितने देर में? 24 घंटे के भीतर-भीतर। ये लाल बहादुर शास्त्री वही हैं जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अब जैसे लाल बहादुर शास्त्री की जब मृत्यु हो गई थी, वहाँ पर अभी तक नहीं पता लगा कि उसका कारण क्या रहा, इनकी मृत्यु कैसे हुई, क्या इनको जहर दिया गया या फिर इनकी स्वाभाविक मृत्यु थी, और उस पर भी क्या है, अभी तक नहीं पता चल पाया। फिर ये तो गुलजारीलाल नंदा का पहला कार्यकाल था, फिर दोबारा से गुलजारीलाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। इनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया था, इनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री ही बनाया गया दोनों बार। इसी वजह से इनका नाम हम एज ए पीएम ऐड नहीं करते हैं। 24 फरवरी, सॉरी, और ये कब से कब तक रहे? 11 जनवरी 1966 से लेकर 24 जनवरी 1966 तक ये रहे थे दूसरी बार भी कार्यवाहक पीएम के रूप में। और फिर कितने दिन रहे? 13 दिन। 13 दिन पहले रहे थे, 13 दिन ही दूसरी बार रहे। और इनके बाद में 24 जनवरी 1966 को कौन बनी थी? इंदिरा गांधी का नाम आता है, ठीक है ना? इंदिरा गांधी। क्लियर हुआ? चलिए, तो जैसे हम बात करते हैं वीवी गिरी के बारे में। वीवी गिरी हमारे भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, ठीक है ना? जब हमारे जो राष्ट्रपति थे, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? उनकी मृत्यु हो गई थी ना, तो मृत्यु हो जाने के बाद पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए थे, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना? तो वीवी गिरी को बाद में हमारे भारत का राष्ट्रपति बनने का भी सौभाग्य मिला था। तो ये बिंदु भी आपको इनके बारे में पता है, ठीक है ना? तो चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं आज जिनके दिन आज के दिन जिनकी पुण्यतिथि है, जिनकी मृत्यु हुई थी। चलिए, तो ये चेहरा तो आपने बखूबी देखा है, बखूबी इनके बारे में आप जानते भी हैं। कोट्स बड़े प्रसिद्ध हैं इनके द्वारा बोले गए, इनके द्वारा लिखे गए। इनका नाम है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बारे में पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, फिर उसके बाद आप बताने का प्रयास करना। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन को संबोधित कब किया था? जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे। और ये तो आपको पता ही है, 1893 में ये गए थे कहाँ पर? शिकागो, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है ना? तो अगर आपने लिखा हो गया 11 सितंबर 1893, तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। वहां पर इन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत किस प्रकार से की थी? इनको केवल 2 मिनट ही बोलने का समय मिला था। जैसे ही उन्होंने अपने वक्तव्य का संबोधन शुरू किया, और इन्होंने शुरुआत कैसे की थी? माई अमेरिकी ब्रदर्स एंड सिस्टर, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। तो तालियों की गड़गड़ाहट से वो, आप कह सकते हैं, पूरा का पूरा हॉल गूंज उठा था। कई देर तक तालियां बजती रही। और उसी समय भारत जो है उसका एक अलग से नाम हो गया। यानी कि कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति हमें भाई और बहन बता रहा है, इसका मतलब बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए वो नॉर्मल बात हो सकती है क्योंकि हमारे वो संस्कार हैं, हमारी वो परंपराएं रही हैं। लेकिन पश्चिमी सभ्यता के जो लोग हैं, वहां पर भाई और बहन बोलना ये थोड़ा सा अलग लगता है, ठीक है ना? तो इसी वजह से इनको फिर एक उपाधि मिली थी। इनको तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाने लगा था, ठीक है ना? तो ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद। और जैसे हम बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 12 जनवरी को हुआ। 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ। वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए
तो आप कहेंगे कोलकाता। कहाँ पर है ये? पश्चिम बंगाल में है ये। और इनकी मृत्यु 4 जुलाई आज ही के दिन हुई थी 1902 में। कहाँ पर? बेलूर मठ में। बेलूर कहाँ पर है? आपको बताएंगे इनके बारे में भी। 12 जनवरी जिस दिन इनका जन्म हुआ था उसी दिन एक दिवस मनाया जाता है, यानी कि जिसे हम क्या नाम देते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस नाम दे देते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद का नाम आप लिख देंगे बिना सोचे समझे, ठीक है ना। अंग्रेज भारतविद हुए हैं ए एल एम बाशम। उन्होंने ए एल एम बाशम, ये जो एक इतिहासकार रहे हैं, इन्होंने कहा था स्वामी विवेकानंद को इतिहास का पहला व्यक्ति बताया जिन्होंने पूर्व की आध्यात्मिक संस्कृति के मित्रतापूर्ण प्रत्युत्तर का आरंभ किया और उन्हें आधुनिक विश्व को आकर एक नया संदेश दिया था, ठीक है ना। तो ऐसे इनके बारे में इन्होंने बताया। साहित्य, दर्शन, इतिहास के बहुत ही अच्छे विद्वान व्यक्ति थे विवेकानंद। इनका मूल नाम क्या माना जाता है? इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है, जो कि बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए, एक बेहतरीन आध्यात्मिक गुरु भी बने जिन्होंने हिंदू धर्म को एक गतिशील और व्यवहारिक बनाया और सुदृढ़ जो सभ्यता होती है उसके निर्माण के लिए आधुनिक मानव से पश्चिमी विज्ञान और भौतिकवाद को भारत की आध्यात्मिक संस्कृति से जोड़ने का भी इन्होंने आग्रह किया था। तो ऐसे थे स्वामी विवेकानंद जिनके जन्मदिन को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। जब हम इनके गुरुजी की बात कर रहे हों, इनके गुरुजी का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। ये भी एक अच्छे विद्वान व्यक्ति थे इनके गुरुजी। इनके गुरुजी का जन्म 1836 में हुआ था और इनके गुरुजी की मृत्यु 50 सालों बाद हो गई थी 1886 में, यानी कि 50 साल का जीवन जिया था इनके गुरुजी रामकृष्ण परमहंस ने। स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपने गुरुजी के नाम पर एक मिशन की शुरुआत की थी जिसे हम कह देते हैं रामकृष्ण मिशन। 1897 में रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किसने की? तो स्वामी विवेकानंद का नाम आप लिख देना, ठीक है, अपने गुरुजी के नाम पे। ये तो हुई बात 1897 की। और स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था? 1887 के आसपास में इन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की थी। इस स्वामी जो इनके गुरुजी थे रामकृष्ण मिशन, उसकी स्थापना से 10 साल पहले 1887 में स्थापना की थी, ठीक है ना। तो ये पहले लिख देना आप, बेलूर मठ की स्थापना हुई, बाद में 10 साल बाद इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और 1902 में आज ही के दिन इनका क्या हुआ था? निधन हुआ हो गया था, ठीक है ना। तो चलिए, बहुत बढ़िया है। अब हम चलते हैं, आज के दिन इनकी भी क्या है? पुण्यतिथि है। इनका नाम क्या है? इनका नाम पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया, जिनकी आज पुण्यतिथि है, तिरंगा इनके हाथ में है। क्या आप इनके बारे में एक प्यारा सा क्वेश्चन बता सकते हैं? बिल्कुल सिंपल सा है, मैंने नाम लिख दिया। नाम ना लिखता तो आपके लिए ये क्वेश्चन मुश्किल हो जाता। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा किसने डिजाइन किया था? तो आप लिखेंगे पिंगली वेंकैया का नाम। मोहम्मद इकबाल के बारे में तो आप जानते हैं, इन्होंने क्या कहा था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने कहे थे? मोहम्मद इकबाल ने। और जैसे हम बात करते हैं यूसुफ मेहर अली, ये वही हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को एक नाम दिया था भारत छोड़ो। तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन आंदोलन की शुरुआत की थी, लेकिन वो जो शब्द है वो किसने गढ़े थे? यूसुफ मेहर अली ने। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में भी आप जानते होंगे, ये भी एक अच्छे लेखक थे, एक अच्छे उपन्यासकार थे। और मूल रूप से कहाँ से थे ये? पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं ये, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने भी अहम योगदान दिया था पश्चिम बंगाल की लेखनी में, ठीक है ना।
तो थोड़े ही दिन पहले मैंने आपको इनके बारे में बखूबी जानकारी दी थी कि किस प्रकार से इनको भारत का अलेक्जेंडर ड्यूमा कहा जाता है, ठीक है ना? तो जैसे दुर्गेश नंदिनी इनके द्वारा लिखित रचना है। दुर्गेश नंदिनी, दुर्गेश नंदिनी इन्होंने कब लिखी थी? 1865 में लिखी। सबसे पहला उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का कौन सा है? दुर्गेश नंदिनी ही है। और कपाल कुंडला भी लिखा इन्होंने। चंद्रशेखर, रजनी, राज सिंह, आनंद मठ। आनंद मठ जो इनकी रचना है वो बड़ी प्रसिद्ध है, और जो कि कब लिखी गई थी? 1882 में लिखी गई। सन्यासी सेना को अंग्रेजी सेना के साथ विरोध में लड़ते हुए दिखाया है इन्होंने अपनी इस आनंद मठ की रचना में। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आपको मिलता है इस क्षेत्र में, बिहार और बंगाल के एरिया में। इसके मुख्यतः नेता थे केना सरकार, दिरजी नारायण। 1770 के बीच से लेकर 1700, ये पूरा का पूरा समय चला 1770 से लेकर यानी कि 1800 तक वो, और 1820 तक। तो टोटल कितने साल हो गए? 30 और 20 50, 50 सालों तक आपका ये सन्यासी विद्रोह चला था, जिसमें इन्होंने वर्णन किया है। और वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, ये किसका हिस्सा है? तो ये आनंद मठ का हिस्सा है, ठीक है। जब इनकी मृत्यु हो गई थी, इनकी मृत्यु के 2 साल बाद एक अधिवेशन हुआ था 1896 का, कोलकाता अधिवेशन। उस 1896 के कोलकाता अधिवेशन में इनके द्वारा रचे गए वंदे मातरम को रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था, ठीक है ना, जिसमें रहीमतुल्लाह सियानी अध्यक्षता कर रहे थे। तो थोड़ा सा आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम जान लेते हैं इनके बारे में भी। इनका क्या नाम है? इनका नाम, ये भी क्या थी? संविधान सभा की सदस्य रही थी, ठीक है। और जैसे हम बात करें, इनका नाम है अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन संविधान सभा की जो 15 महिलाएं थी, उन 15 महिलाओं में से एक थी। संविधान सभा की 15 महिलाओं में से एक। थोड़ी ही देर पहले मैंने आपको एक नाम बताया था, दक्षिणायनी वेलायुधान, जो कि भारत के दक्षिण भाग से आती थी और पहली बार वो चुनी गई। उनके बाद में बारों जो बाकी जो हैं उनकी बाद में वहां पर एंट्री हुई, लेकिन सबसे पहले उन्हीं की हुई थी। संविधान को बनाने में सहयोग इनका भी रहा, बाकियों का भी रहा, और भी लोगों का रहा। तो जैसे हम बात करते हैं, इनका जन्म कब हुआ था? 22 अप्रैल 1894 को इनका जन्म हुआ था, केरल में। केरल में शायद आपने एक नाम सुना होगा, पलक्कड़। वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी भी है, आईआईटी पलक्कड़, वहीं से बिलोंग करती थी ये। और 4 जुलाई 1978 को इनकी मृत्यु हो गई थी, वहीं पलक्कड़ में ही। और ये कहाँ पर है? केरल में है, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बिलोंग करती थी। 1917 में मद्रास में अम्मू स्वामीनाथन ने एनी बेसेंट, मार्गरेट, मालती पटवर्धन और श्रीमती अंजुमल बल के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया था? एक संघ शुरू किया, जिसे हम नाम दे देते हैं महिला भारत संघ। तो महिला भारत संघ की शुरुआत इन्हीं के नेतृत्व में की गई थी, एनी बेसेंट के साथ मिलकर। और एनी बेसेंट कब की बात है? ये 1917 की बात है। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो कोलकाता नाम आता है। उस 1917 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? तो एनी बेसेंट का नाम आता है। पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी थी, और वो कौन थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के साथ मिलकर इन्होंने इस महिला भारत संघ की स्थापना की थी, और संविधान सभा की ये सदस्य रही। जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो क्या आप बता सकते हैं? जल्दी से आप एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। ये जो है कौन सी निर्वाचन क्षेत्र से थी? मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा की ये सदस्य बने। और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। ए ऑप्शन अगर आपने टिक किया है तो बहुत बढ़िया। सीनियोरिटी के आधार पे
प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे, आपको पता हो तो? और वो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आप कहेंगे क्या नाम आता है उनका? हमारे संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे जो हमारे अस्थाई अध्यक्ष थे? अस्थाई अस्थाई अध्यक्ष, उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा उनका नाम था। उम्र में सबसे बड़े थे, सबसे सीनियर थे, इसी वजह से इनको बनाया गया था। लेकिन इनको परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया। 2 दिन बाद फिर से बैठक हुई। सॉरी, इसमें 13 लिखा हुआ ना। 2 दिन बाद में क्या हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की। इस दूसरी बैठक में अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे गणतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने, जिनको हम बिहार के लाल के नाम से जानते हैं। उसके बाद में 13 दिसंबर 1946 को हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया बाद में। और वही प्रस्ताव हमारे संविधान की प्रस्तावना का एक स्वरूप बना। ठीक है ना? तो ये कुछ बातें जो हैं आपको ध्यान में रखनी है। 24 नवंबर 1949 को संविधान के मसौदे को पारित करने के लिए डॉक्टर B. R. अम्बेडकर ने एक चर्चा के दौरान भाषण में अम्मू स्वामीनाथन के बारे में कहा था कि बाहर के लोग कह रहे हैं कि भारत ने अपनी महिलाओं को बराबरी के हकदार नहीं दिए हैं, उन्हें बराबर नहीं समझा है, अभी उनको कोई अधिकार नहीं मिला है। अब हम कह सकते हैं कि जब भारतीय लोग स्वयं अपने संविधान को तैयार करते हैं, तो उन्हें देश के हर दूसरे नागरिक के बराबर महिलाओं को अधिकार दिए हैं। ठीक है? और 1952 में अम्मू स्वामीनाथन लोकसभा के लिए चुनी गई थी और 1954 में राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। ठीक है ना? तो बाद में ऐसा कहा जाता है कि अम्मू स्वामीनाथन ने भारत स्काउट्स एंड गाइड के लिए अध्यक्षता भी की थी, सेंसर बोर्ड की अध्यक्षता की थी 1960 से 1965। 1978 में इनकी मृत्यु हुई थी। क्लियर है? आज इनकी पुण्यतिथि है, आज के दिन मृत्यु हुई थी। अब चलो चलते हैं, एक नाम और जान लेते हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है धन सिंह गुर्जर। धन सिंह गुर्जर। धन सिंह गुर्जर जो थे, हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के एक स्वतंत्रता सेनानी रहे। स्वतंत्रता सेनानी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के। ठीक है? इनको किस वजह से जाना जाता है? इनको फेमस बोला जाता है, कोतवाल धन सिंह गुर्जर। ठीक है ना? और क्रांति जो हुई थी पहली स्वतंत्रता संग्राम, उसे हम बोल देते हैं पहली क्रांति की शुरुआत करने का श्रेय भी इन्हीं को दे दिया जाता है। मेरठ क्रांति के बारे में तो आपको पता ही है। मेरठ में जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 10 मई 1857 को। अलग अलग जो दार्शनिक हुए, अलग अलग लेखक हुए, उन्होंने इस क्रांति के बारे में अलग अलग विचार दिया। पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, इनका जो जन्म था वो कब हुआ था? 1820 में इनका जन्म हुआ था। और 4 जुलाई 1857 में इस संसार को ये छोड़ के चले गए थे। मई जून जुलाई, यानी कि इस क्रांति की शुरुआत के लगभग आप कह सकते हैं 1.5-2 महीने के बाद ये इस संसार को छोड़ गए थे। ठीक है ना? तो 10 मई की जब बात करते हैं, उस दिन मेरठ में धन सिंह के नेतृत्व में विद्रोही सैनिकों और पुलिस फोर्स ने अंग्रेजों के विरुद्ध एक क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया था। और उस समय धन सिंह कोतवाल जो थे, वो जनता के साथ डायरेक्ट संपर्क में थे। उनका संदेश जैसे ही लोगों को मिला, बहुत सारे क्रांतिकारी जो लोग थे वो मेरठ में पहुंच गए। और जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, देहरादून, दिल्ली, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, पंजाब, राजस्थान, यहाँ से लेकर महाराष्ट्र तक के जो क्रांतिकारी थे वो भी इस स्वतंत्रता संग्राम में आए थे, इसमें सम्मिलित हुए। ठीक है ना? और कुछ देर जैसे रात को जैसे कहा जाता है कि जेल तोड़कर भी भाग गए थे, जब कुछ क्रांतिकारियों को जेल में डाल दिया गया था। तो अगर आप बता सकते हैं कि भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ, ये तो मैंने बता दिया। लेकिन ये समाप्त कब हुआ था, आपको इसके बारे में बताना है। तो जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे।
1857। अगर आपने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा 20 जून 1858 ग्वालियर, तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। इसके बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग विचार दिए हैं। जैसे हम बात करें विनायक दामोदर सावरकर, बी डी सावरकर जिसे हम बोल देते हैं, बी डी सावरकर का कहना था कि ये हमारे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। लेकिन कुछ ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने इसको एक अलग स्वरूप दिया है। एक डिजरायली नाम के व्यक्ति हुए, डिजरायली। उस डिजरायली ने क्या कहा? डिजरायली का कहना है कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, यानी कि पूरे राष्ट्र ने विरोध किया था ब्रिटिश सत्ता का। तो राष्ट्रीय विद्रोह था ये डिजरायली। तो कई बार डिजरायली यह ई की जगह यह भी आपको पढ़ने को मिल सकता है, तो घबराना नहीं। और एक व्यक्ति हुए हैं जॉन लॉरेंस नाम से, जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस का कहना है कि ये जो था ना, वो पूर्ण तरीके से एक सिपाही विद्रोह था, यानी कि सिपाहियों ने विद्रोह किया था बस। इसमें कोई भी आज़ादी वगैरह नहीं चाहिए थी, कहने का भाव यही था इस जॉन लॉरेंस का। एक नाम शायद आपने सुना होगा, जेम्स आउट्रम का। जेम्स आउट्रम ने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का एक षड्यंत्र था। हिंदू प्लस मुसलमानों का षड्यंत्र। इसके खिलाफ में, अंग्रेजों के खिलाफ में। ऐसा कहा किसने? जेम्स आउटड्रम ने। और एक व्यक्ति तो ऐसे भी हुए जिन्होंने कहा था कि ये जो है ना, टी आर होम्स नाम के एक व्यक्ति हुए, टी आर होम्स। उनका विचार था कि बर्बरता और सभ्यता के बीच कई लड़ाई थी। बर्बरता यानी कि बर्बरता, बर्बर किसको बताया गया? भारतीयों को बताया गया। और सभ्य बताया गया खुद को, यानी कि अंग्रेजों ने अपने आप को सभ्य बताया क्योंकि ये अंग्रेजी था। तो इसने कहा कि बर्बरता और सभ्यता के बीच की लड़ाई थी। ठीक है। और एक नाम और हुआ है ई आर रीज नाम का व्यक्ति। उसने कहा था कि धर्मांध जो थे उनका ईसाइयों के विरुद्ध ये युद्ध था। ठीक है, रीज नाम से, ई आर रीज। धर्मांध यानी कि जो धर्म में अंधे हों, धर्मांध वर्सेस ईसाई। तो इसमें धर्मांध में क्या है, हिंदू को भी ले लिया इन्होंने, मुसलमानों को भी ले लिया, जो भी भारत में थे उस समय सभी को धर्म में अंधे बताया। इसने, रीज ने। और उसने कहा कि सभी इकट्ठे होकर ईसाइयों के विरुद्ध लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि अंग्रेज तो क्या थे? ईसाई थे। तो इस प्रकार इस लड़ाई का जो नेतृत्व था वो भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नेताओं के द्वारा किया गया। मूल रूप से दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में इसका नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने। हालांकि उस समय कमान भगत खां के हाथों में थी, क्योंकि भगत खान बहादुर शाह जफर का सैन्य नेतृत्व कर रहा था। कानपुर में नाना साहब के हाथों में इसकी कमान थी, और नाना साहब की तरफ से सैन्य नेतृत्व तांत्या टोपे के हाथों में था। लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी की लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली, बरेली से खान बहादुर खान, जगदीशपुर से कुंवर सिंह, फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला, फतेहपुर से अजीमुल्ला। इस प्रकार से ये जो थे नेता कुछ मैंने बताए हैं अलग अलग जगहों से। इन्होंने अपने अपने स्तर पर इस विद्रोह में अंग्रेजों का विरोध किया था, लेकिन सफल नहीं हो पाए अनुशासन की कमी की वजह से। ठीक है, तो कुछ समय और लगा। 1947 में कहीं जाकर भारत अंग्रेजों से मुक्ति ले पाया। हालांकि दुख इस बात का रहा कि पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली। चलिए जी, अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बटन को भी आप प्रेस कर लेंगे, ताकि समय से पहले आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। यूट्यूब तो हो ही गया, जिस पे आप क्लासेस देख पा रहे हैं। टेलीग्राम, जिस पे आपको करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है मिल जाती है, लेकिन इस कक्षा की आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी।
इसके अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप जा सकते हैं। मौज, हिप्पी, जोश, शेयरचैट, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, फेसबुक का भी अभी बन जाएगा, चिंता मत करें। फेसबुक पे भी आपकी जो वीडियोस हैं अपलोड कर दी जाएंगी। एडुरोही 24 आप सर्च कर लेना किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और आप सभी का धन्यवाद बने रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब कर लीजिए और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।